गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 150। जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Among other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. जो हमारे जेम्स जूल थे वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। उनके जो रिसर्च थे इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उन्होंने हीटिंग इफेक्ट के लिए लॉ भी दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए लॉ दिया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्हीं का लॉ था। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और इन्होंने मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट, तो जूल्स का जो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया एंड उन्होंने द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट की उन्होंने मैकेनिकल इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के दी। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी की। यूनिट ऑफ एनर्जी उन्हीं के नाम पर और उनके वर्क के कारण यूनिट ऑफ एनर्जी जूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर ही उनके जो इतने सारे रिसर्च थे, इसीलिए जो यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल बोलते हैं। ठीक, तो हमारे जो जेम्स जूल थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, उनका जो फार्मूला था अ लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ही ऑल्सो वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डिस्कवर द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट। इसके अलावा यूनिट ऑफ एनर्जी इन्हीं के नाम पे है, जूल। नेक्स्ट आया काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए एक्टिविटी 11.6, टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ द सैंड, अ वेट बेड ऑफ द सैंड वुड बी बेटर, ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ द अबाउट 25 centimeter, द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट ऑफ 50 centimeter, 1 meter and 1.5 meter, ensure that all the depression are distinctly visible, mark the depression to indicate the height from which the ball was dropped, compare their depth, which one of them is deepest, which one is shallowest, why, what has caused the ball to make a deeper dent, discuss and analyze। हमने क्या किया, एक सैंड का ऐसे बेड बनाया, सैंड उसमें बहुत सारी डाल दी, उसके बाद एक बॉल ली, बॉल को 25 सेंटीमीटर से ऐसे ड्रॉप किया, तो वहाँ पर बॉल क्या होगी, क्या हो जाएगी, वहाँ पर नीचे क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। वहाँ पर एक ऐसे डिप्रेस होकर वहाँ पर ऐसे गड्ढा बना देगी। जैसे यहाँ से बॉल गिराएंगे तो डिप्रेस होकर वो डेप्थ में चली जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, 25 सेंटीमीटर से बॉल को फॉल किया, उसके बाद फिर 50 सेंटीमीटर से हम करेंगे, फिर 1 मीटर से और उसके बाद 1.5 मीटर की हाइट से उसको फॉल करेंगे। अब हम देख रहे हैं किस हाइट से उसको फॉल करने में सबसे ज़्यादा डिप्रेस हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी 11.7, set up the apparatus as shown in the figure 11.5. Place a wooden block of known mass in front of the trolley at convenient fixed distance. Place a known mass on the pan so that the trolley starts moving. The trolley moves forward and hits the wooden block. Fix a stop on the table to such a manner that the trolley फिर से
Fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does this energy come? Repeat this activity by increasing the mass on the pan. In which case is the displacement more? In which case is the work done more? In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses energy. हमने एक ट्रॉली ली, इसके आगे एक हमने ब्लॉक रख दिया, उसके बाद हमने स्टैंड पे एक और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया ताकि ये हमारा नॉन मास का होगा और ये भी हमारे नॉन मास का एक ब्लॉक होगा। ठीक, जब हमने इस पर एक नॉन मास का ब्लॉक रखा, जैसे ही रखा तो ट्रॉली क्या हो गई, मूव करने लगी। जैसे ही ट्रॉली मूव करी तो क्या हो गया, मूव करके इसने इसको क्या किया, हिट किया। हिट करने से ये ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब हमने इस ब्लॉक के आगे एक और ऐसे स्टॉपर रखा है कि ट्रॉली जब आगे आए तो ये इससे रुक जाए। ठीक है, तो हमने एक और ब्लॉक रखा कि जब ये इसको डिस्प्लेस करे और यहाँ पर आए तो यहाँ पर ट्रॉली रुक जाए। तो जब हमने देखा, जब हमने यहाँ पर मास रखा तो ट्रॉली हमारी मूव करने लगी। मूव करके इसने क्या किया, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया और ये आगे चली गई और हमारा ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हमने कहा कि इसने डिस्प्लेस किया, मतलब इसने अपने एनर्जी इसको दे दी, इसीलिए ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। वर्क इसने किया, वर्क इस पर हुआ तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब ये एनर्जी आई कहाँ से, ठीक, और ये किस पोजीशन में ये ज़्यादा होगा। इस एक्टिविटी को हम फिर से रिपीट करेंगे और हम क्या करेंगे, इसका मास बढ़ा देंगे। अब जब हमने इसका मास बढ़ा दिया, इसका मास बढ़ा देंगे। इस पेन पे रखे जो ब्लॉक है इसका मास हम बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले हमने एक यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ये ट्रॉली है, ये हमारा क्या है, एक और इसको रोकने के लिए ब्लॉक रखा गया। हमने पहले एक नॉन मास रखा तो ट्रॉली मूव करी और इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका मास बढ़ा दिया और देखा फिर ट्रॉली मूव करेगी तो फिर इसको डिस्प्लेस करेगी। तो पहले में जब हमने एक नॉन मास रखा था उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर जब हमने इसको इंक्रीज करके मास रखा उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट हम अपनी नोट डाउन कर लेंगे। हम देखेंगे किस एक्टिविटी में ज़्यादा वर्क हुआ, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई। इन विच केस इज डन वर्क डन मोर। अब इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैज इट पोजेस एनर्जी। मूविंग ट्रॉली ने वर्क किया तो इसके पास क्या थी, एनर्जी थी, तभी तो उसने वर्क किया। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू वर्क मोर देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, a speeding stone can do work. How does a bullet pierce the target? How does the wind move the blades of the windmill? Object in motion possesses energy. We call this energy kinetic energy. अब हमने देखा कि ट्रॉली मूव कर रही थी और उसने वर्क किया, तो मूविंग बॉडी भी वर्क करती है, जैसे मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन। जब हम स्टोन को फेंकते हैं तो स्पीड से जब वो आगे जाता है, ये सब हमारे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। मतलब बुलेट जब मूव करती है, हवा जब ब्लो करती है और व्हील्स जब रोटेट करते हैं, स्टोन को जब हम स्पीड से फेंकते हैं, तो ये सब क्या वर्क करते हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि बुलेट कैसे टारगेट को पियर्स कर देती है, विंड कैसे विंड मिल की ब्लेड्स को मूव कर देती है। क्यों? क्योंकि जो ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और ये एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? अब देखिए, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possess kinetic energy.
In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increase with its speed. तो फॉलिंग कोकोनट अगर पेड़ से गिरता है फॉल होता है, एक कार स्पीड से मूव कर रही है, एक स्टोन रोल कर रहा है, हवा ब्लो कर रही है, एक एथलीट रन कर रहा है, तो इन सब में एनर्जी पोजेस किस टाइप की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी पोजेस मतलब एक ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। क्यों आती है? उसके मोशन के कारण। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके कारण जो उसमें एनर्जी प्रोसेस हो रही है वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड के साथ बढ़ जाती है। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड से वो मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होगी। हाउ मच एनर्जी इज प्रोसेस बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन? बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। मतलब अब कितनी एनर्जी उसमें रह सकती है? एक मूविंग बॉडी में जब वो मोशन कर रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी प्रोसेस रह सकती है? तो उतनी एनर्जी प्रोसेस रहेगी जितनी उस क्या होगी? एक सर्टेन वेलोसिटी के में जितना वर्क हो सकता है। अब हम इसको समझेंगे। मतलब कितनी एनर्जी होगी? उतनी एनर्जी होगी एक सर्टेन वेलोसिटी में जितना वर्क होगा। Let us now express the kinetic energy of an object in the form of equation. अब हम इसको मैथमेटिकल समझेंगे। Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it now the displaced through a distance s when a constant force F act on it in the direction of its displacement from equation 11.1. The work done W is Fs. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let us velocity change from u to v. Let us the acceleration produce. हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ s तक। जब उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया तो वो s फोर्स से s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया। फोर्स हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लगाया गया है तो माइनस नहीं प्लस ही होगा। फ्रॉम द वर्क डन, अब वर्क की फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इट्स वेलोसिटी। वर्क से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन, इससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई? u से v। इससे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास m था, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v मास था, f फोर्स लगा तो s डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हुआ। जब वो इस पर उसके बाद उस पर क्या हुआ? उसने वर्क किया। वर्क कितना हुआ? F इंटू एस। ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा था। तो जब हमने F मास m मास पे इसकी वेलोसिटी u थी, फोर्स लगाया तो s डिस्टेंस पे वो डिस्प्लेस हो गया। तो अब इसमें एक वर्क हुआ। वर्क किसके बराबर हो गया? वर्क इक्वल टू F इंटू एस। जो हमारा फोर्स लगा था वो डिस्प्लेसमेंट्स के ही डायरेक्शन में लगा था। जिस डायरेक्शन में वो मास डिस्प्लेस हुआ है हमने फोर्स भी उसी डायरेक्शन पे लगाया था। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया? W इक्वल टू एफ एस। अब जब इसमें वर्क डन हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी v से क्या हो गई? v से क्या हो गई? चेंज v, u से हो गई v। पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब जब उसमें वर्क डन हुआ तो क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? v। अब हमको क्या क्या चीज़ें मिल गई? मास m,
इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स f, डिस्टेंस s, वर्क f इंटू s और v हमारी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक, इससे पहले हमने न्यूटन्स की इक्वेशन में पढ़ा था as इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या हमारे न्यूटन के इक्वेशन थे ना मोशन के, 3 इक्वेशन जो हमने पढ़े थे। अब यहां से हम s निकाल लेते हैं, तो क्या होगा s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने इससे पहले पढ़ा था F इक्वल टू एम ए। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा, वर्क इक्वल टू F इंटू एस। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। कितना वर्क हमको ये तो निकालना है। F की वैल्यू क्या रख दी हमने एम ए, S की वैल्यू क्या रख दी, अब हमारा A और ये कट गया। ये देखिए F इक्वल टू एम ए, W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू F की वैल्यू हमने क्या रख दी एम ए, S की वैल्यू इससे रख दी, हमारा A और ये कट गया। हमारा W बराबर क्या आ गया m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब हमारा 1/2 अगर हम यहाँ अलग ले लें तो ये क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमारी ऑब्जेक्ट था अगर स्टेशनरी में था पहले, बाद में मूव करना शुरू किया तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी अगर स्टेशनरी था ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया u इक्वल टू 0, तो w इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0, तो ये कितना हो गया 1/2 m v स्क्वायर। तो इतना हमारा वर्क डन हुआ अगर किसी मास को m मास वाले ऑब्जेक्ट में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी उस पर हमने f फोर्स लगाया, वो s डिस्प्लेसमेंट किया, तो उस पर वर्क कितना होगा 1/2 m v स्क्वायर। अब ये m v स्क्वायर क्या है, एनर्जी। अब हमने बताया वर्क उतना ही डन होगा जितनी उसमें एनर्जी पोजेस थी, तो ये किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन के कारण ये एनर्जी आई है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वर्क डन जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है m मास का ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसमें मोशन के कारण जो वर्क हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर।